हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने 2018 का नीट पेपर डिस्कस किया था विथ द रिलेवेंट सब टॉपिक्स। आज हम क्विकली 2017 का पेपर रिव्यू करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल आजकल में ही है, तो जितना हम 2017 में कर पाएंगे कुछ और क्वेश्चंस हम देख पाएँ नीट में आए हुए, जिससे कि कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़े और हम एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ, तो यही कोशिश होगी आज। तो चलिए फटाफट पेपर उठाते हैं 2017 का और देखते हैं किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे और किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K इज कट इनटू लेंथ्स ऑफ रेशियो 1:2:3. दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज K. व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल द फोर्स कांस्टेंट इज K डैश, देन K डैश बाई K डबल डैश इज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो फंडा है स्प्रिंग को हैंडल करने का, दो तीन बातें स्प्रिंग की ब्रीफिंग कर देता हूँ आपको। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो होता है -kx, ठीक है। अब देखिए ये संबंधित नहीं है क्वेश्चन से, फिर भी मैं थोड़ी ब्रीफिंग कर रहा हूँ कि जो टॉपिक मैं करवाऊँ वो थोड़ा रिवाइज भी हो जाए, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होती है -kx और स्प्रिंग फोर्स जो है वो आपके एलोंगेशन या कंप्रेशन को अपोज करता है, ठीक है। इस तरह का ग्राफ होता है उसका। और अगर एक्सेलरेशन 0 है स्प्रिंग के अंदर तो ऑब्वियसली, और वो स्ट्रेच्ड और एलोंगेटेड पोजीशन में या कंप्रेस्ड पोजीशन में है, तो उस स्थिति में स्प्रिंग फोर्स बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट होगा एक्सटर्नल फोर्स के। याद रखिए अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तभी, ठीक है। किसी भी स्प्रिंग को x1 अमाउंट से x2 अमाउंट तक स्ट्रेच करने के लिए, x1 अमाउंट से x2 अमाउंट तक स्ट्रेच करने के लिए जो रिक्वायर्ड वर्क डन होता है वो होता है हाफ इंटू K इंटू, याद रखिए x1 इनिशियल इलोंगेशन या कंप्रेशन है और हम इसको x2 तक ले जा रहे हैं, तो इट विल बी K इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन। और स्प्रिंग का वर्क डन बिल्कुल ही इसके विपरीत होगा, ठीक है। याद रखिए स्प्रिंग का वर्क डन हमेशा यही होगा चाहे एक्सेलरेशन हो या ना हो, बट एक्सटर्नल फोर्स का ये वर्क डन तभी माना जाएगा जब एक्सेलरेशन 0 हो। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। देखिए मैंने आपको स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला बताया और फिर मैंने बताया कि अगर किसी स्प्रिंग को x1 से x2 तक इलोंगेट करना है, मतलब पहले से इलोंगेशन x1 है उसको बढ़ा के x2 करना है, ठीक है, या पहले से कंप्रेशन x1 है उसको बढ़ा के x2 करना है कंप्रेशन, और ये 0 एक्सेलरेशन से करना है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो इतना हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं ना कितना होता है, हाफ इंटू K इंटू x2 स्क्वायर x स्क्वायर। और स्प्रिंग का वर्क डन ठीक एक्सटर्नल फोर्स के वर्क के नेगेटिव होगा, या स्प्रिंग का वर्क डन आप ऐसे कह लीजिए कि दैट विल बी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हालांकि ये इस क्वेश्चन से बिल्कुल संबंधित नहीं है, बट स्प्रिंग एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उसकी कुछ जो चीज़ें हैं वो कम से कम यहाँ ब्रीफ हो जानी चाहिए थी। इसी फोर्स को हम F²/2K भी लिखते हैं, रादर Fs²/2K, वेयर Fs इज द स्प्रिंग फोर्स। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कहता है कि आपने स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट K को 3 भागों में काट दिया। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताएं कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्प्रिंग के लेंथ के, ठीक है। यानी अगर आप एक ही स्प्रिंग के बड़े सारे टुकड़े कर दें तो KL की वैल्यू जो होगी दैट विल रिमेन कांस्टेंट, यानी हर सेगमेंट का K और हर सेगमेंट के L की प्रोडक्ट कांस्टेंट होगी। तो जो हमने किया है उसमें हम टोटल लेंथ को मान लेते हैं 6L। तो पहले पार्ट का फोर्स कांस्टेंट यानी K1 इंटू L, दूसरे पार्ट का फोर्स कांस्टेंट यानी K2 इंटू 2L, और तीसरे पार्ट का फोर्स कांस्टेंट यानी K3 इंटू 3L, ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएंगे बताइए? ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट हो जाएंगे किसके बराबर? ये हो जाएंगे नेट K इंटू 6L, क्योंकि टोटल लेंथ तो 6L थी ना। तो इससे हमारा K1 कितना आ जाएगा बताएं? K1 की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम इसके साथ इसको इक्वेट करें तो K1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? 6K आ जाएगी। K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? K2 के लिए किसको इक्वेट करेंगे? सेकंड वाले से इक्वेट करेंगे, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3K। जितना लंबा होता जाएगा स्प्रिंग उतना फोर्स कांस्टेंट छोटा होगा, और अगर तीसरे वाले से इक्वेट करें
तो हमारा आंसर आ जाएगा 2k। तो देखिए तीनों पार्ट का फोर्स कांस्टेंट निकल गया। अब बताइए सीरीज़ में कितना होगा। सीरीज़ में k का फॉर्मूला क्या होता है बताएं। सीरीज़ में k का फॉर्मूला होता है 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। तो अगर इन तीनों से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए। 1/6k 3k 2k आएगा ना इस तरह से, तो एलसीएम 6k आ जाएगा। और ऊपर में यहाँ 1 आएगा, एक जगह ऊपर में 2 आएगा और एक जगह ऊपर में 3 आएगा। तो ये तो आंसर हमारा k ही आ गया। देखिए ना 6/6k हो गया, सही है ना। तो k इक्विवेलेंट जो है सीरीज़ के केस में k इन सीरीज़ ये हमारा आ गया k के बराबर। अब देखिए ये निकालने में आप समय बचा सकते थे, ये तो आप बच्चे हैं इसलिए आपको करके बताया गया यहाँ पे। आप खुद सोचिए ना, कटने से पहले भी तो तीनों एक साथ जुड़े हुए थे ना, इस सीरीज़ में ही थे, और तब उनका फोर्स कांस्टेंट कितना था, k था। ठीक है, तो वापस जोड़ देंगे तब तो पुराना स्प्रिंग ही बन जाएगा ना, तो k ही रहेगा। तो ये जो पार्ट हमने यहाँ से यहाँ तक किया, ये बेवकूफ़ी है करना, इसको सोच लेना चाहिए था डायरेक्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पैरेलल में इसका निकालते हैं। तो पैरेलल में k का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। व्हाट इज k इन पैरेलल, टेल मी। तो तीनों का k जोड़ दीजिए बस सीधा सीधा, k1 प्लस k2 प्लस k3। सो व्हाट इज द वैल्यू, सो इट इज 632, 11k इज द आंसर। एंड व्हेन वी टेक द रेशियो ऑफ सीरीज बाय पैरेलल इट इज 1/11, राइट। सो करेक्ट आंसर इज 2। काफ़ी कुछ स्प्रिंग के बारे में देखिए बता दिया है, ठीक है। एक ये इन्फॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम काटेंगे स्प्रिंग को, हर सेगमेंट का k इंटू एल का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। स्प्रिंग का फोर्स बता दिया है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है ये बता दिया है, और अगर हम स्प्रिंग के इलोंगेशन या कंप्रेशन को बढ़ाएंगे तो वर्क डन कितना होगा स्प्रिंग फोर्स के द्वारा और अप्लाइड फोर्स के द्वारा, ये दोनों वर्क डन की वैल्यू भी बताई गई। अप्लाइड फोर्स का वर्क डन होगा, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, यानी फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और स्प्रिंग का वर्क डन होगा इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर इस नेगेटिव साइन को हम डिस्काउंट कर ले, ठीक है, ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पे देखिए ये वाला है, इसको दूसरे कलर से लगाते हैं, ये नेगेटिव साइन जो आपको दिख रहा है, अगर इसको हम यहाँ भेज दें तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। चलिए इसको रोकते हैं यहाँ पे, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर 2 वेवलेंथ्स लैम्डा 1/4000। ठीक है, देखिए भाई दो आपके ऑप्टिकल टेलीस्कोप है और उनके रिजॉल्विंग पावर का रेशियो मांग रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। किसी भी जो लेंस होता है, लेंस से बने हुए एपरेटस का रिजॉल्विंग पावर जो होता है, ज़्यादातर जो आपको पढ़ना है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जिसको कि थीटा से दिखाया जाता है, वो 99% इंस्ट्रूमेंट का 1.22 लैम्डा बाई डी होता है, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ। लैम्डा क्या है जी, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, जिस लाइट को आप देख रहे हैं उसका वेवलेंथ है। और डी जो है दैट इज डायमीटर ऑफ एपर्चर। डी क्या है, इट इज द डायमीटर ऑफ एपर्चर ऑफ द लेंस। सही है। ह्यूमन आई के केस में लैम्डा बाई डी होता है, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ों के केस में 1.22 लैम्डा बाई डी होता है। अब जो आपका रिजॉल्विंग पावर है वो उस लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के उल्टा होगा, 1/θ। वैसे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता क्या है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन वो मिनिमम एंगल सबटेंडेड होगा उस एपरेटस पे, उस आई पीस पे, उस आंख पे, उस लेंस पे, जिसके लिए ये दो ऑब्जेक्ट जो है P1 P2, 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट क्लियरली देखे जा सके। सो इट इज द मिनिमम वैल्यू, थीटा मिनिमम, ठीक है, उसी को हम कहते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। दिस इज थीटा मिनिमम, ठीक है, फॉर विच वी कैन सी P एंड Q डिस्टिंक्टली। दोनों को अलग अलग देखा, जो दोनों आपस में मिल ना जाएं, दो ऑब्जेक्ट के जगह एक ऑब्जेक्ट ना लगने लगे, ठीक है। फॉर विच P एंड Q कैन बी सीन, लिख दूं क्या, फॉर विच P एंड Q कैन बी सीन डिस्टिंक्टली, ठीक है। अब आइए
रिजॉल्विंग पावर इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाएगा। चलिए हो गया, rp1 बाई rp2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, इट्स लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 एंड हेंस इट इज 3/2। क्वेश्चन नंबर 2 डन। लेट्स सेव इट। रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला भी बता दिया, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन भी बता दिया, पढ़ा भी दिया। देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ अ क्लोज्ड ट्यूब एट वन एंड ओपन अदर इज and open at the other end, one end closed and open at the other end as 220 hertz and 260 hertz. What is the fundamental frequency of the system? तो भाई ऐसा है, लोगों का अपना अपना तरीका है। मैं सबसे सिंपलेस्ट तरीका देखिए इसमें बताता हूँ। हार्मोनिक्स हमेशा जो होते हैं वो या तो मतलब 1 2 3 4 5 6 इस रेशियो में होते हैं, या 1 3 5 7 इस रेशियो में होते हैं। जो क्लोज्ड ट्यूब होता है उसका जो रेशियो होता है वो ऑड नंबर्स का रेशियो होता है, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले इसको ना सिंप्लीफाई करो, काटो इसको जितना काट सकते हो। तो देखो 11 से कटेगा ये, बल्कि 110 से नहीं 11 से कटेगा, नहीं किससे कटेगा ये, 20 से काटेंगे तो ये 11 टाइम्स जाएगा और ये 13 टाइम्स जाएगा, सही है। तो इसका मतलब ये जो होगा ये कौन सा हार्मोनिक हो गया बताइए, ये हो गया 11th हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक हो गया, 11th हार्मोनिक हो गया। और ये जो है ये कौन सा हार्मोनिक हो गया, ये हो गया 13th हार्मोनिक। सिंपल रेशियो लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा। और कह रहा है कि क्लोज ट्यूब है, तो अगर क्लोज ट्यूब है तो ऑड नंबर्ड वाला ही आएगा, फ्रीक्वेंसी जब आएगा तो इवन नंबर आ नहीं सकता। और कटने के बाद भी रेशियो ऑड नंबर वाला ही आएगा। आप देख लीजिएगा 12 नहीं आएगा, 11:12 कभी नहीं आएगा, वो ओपन पाइप में आता। इसमें 11:13 नहीं आएगा, 5:7 नहीं आएगा, इस तरह का आएगा। तो सिंपल है। तो ये 11th हार्मोनिक है। और 11th हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 11th हार्मोनिक का मतलब हुआ 11 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो भैया 11 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 220 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 20 हर्ट्ज आ गई। सिंपल, 20 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कंसिडर a drop of rainwater having a mass 1 gram falling from a height 1 kilometer. If it hits the ground with a speed of 50 meter per second, take g constant with a value of 10 meter per second square. The work done by gravitational force and the resistive force on air of air. ओके तो पहले हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेते हैं फटाफट, क्योंकि बहुत सिंपल है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा भैया, तो mg लग रहा है नीचे, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है 1000 या जो भी किलोमीटर है, 1000 मीटर है वो भी नीचे, और एंगल बनेगा mg का डिस्प्लेसमेंट के साथ 0 डिग्री, दोनों नीचे हैं। तो mgh हो जाएगा वर्क डन, पॉजिटिव में होगा वर्क डन। तो कितना आंसर आएगा, 1 ग्राम का मतलब 10 की पावर -3, और 1 किलोमीटर का मतलब हो गया भाई साहब 10 की पावर 3, और बीच में मैं भूल गया वो जी देना। तो ये तो m हुआ, ये g हुआ, तो ये h हुआ। तो हमारा कितना आंसर आ गया बताइए, 10 जूल आ गया ना। तो 10 जूल साहब होगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन। अब देखिए 10 जूल केवल एक ही ऑप्शन में है, तो दूसरा मैं क्यों चेक करूं, तो यही वाला हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको निकालना ही पड़े, मान लो मन कर रहा है कि मैं काइनेटिक एनर्जी वाला भी निकालूं, तो आप ये थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, दोनों उसको मिश्रित करके ये थ्योरम लिखा गया है। और थ्योरम क्या है, थ्योरम ये है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या इसको हटा दीजिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये है कहानी। अब एयर रेजिस्टेंस किस तरह का फोर्स होगा बताइए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो ये रहा हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो कि हमें निकालना है, ये है हमारा क्वेश्चन मार्क। और ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ कोई लगा नहीं रहा, सही है। नाउ यू नो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। वाई 0 टेल मी, बिकॉज उसको रेस्ट से गिराया गया था, ठीक है। और अलग से लिख देता हूँ इसको, 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 = 0 - 1 =
हाँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपसे मांगी गई है मेरे ख्याल से, नहीं, रेजिस्टिव फोर्स मांगा गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन टू यू, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी आपको पता है, देखिए 50 मीटर पर सेकंड है ना, सो आप निकाल लेना वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा जब वो जमीन पर पहुंच जाएगा, तो सही है ना। व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, टेल मी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ मास इंटू 50 का स्क्वायर यानी 2500, ठीक है, तो आ जाएगा 1.25 जूल आ जाएगा ये आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी, 1.25 जूल, करेक्ट। एंड व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, कम ऑन, व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, टेल मी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया वो हो गया mgh, तो वो तो अपन ने निकाला ही था, इधर कितना निकाला था बेटा, 10 जूल निकाला था बेटा, तो इन दोनों को पुट कर दो, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना आ जाएगा, इट इज 1.25 माइनस 10, सो इट इज माइनस 8.75 जूल। लीजिए चेक हो गया, ठीक है। कौन कौन सा जीरो वो समझ में आया, इनिशियल काइनेटिक जीरो था और फाइनल वाला पोटेंशियल भी जीरो था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, a physical quantity of dimensions length can be formed out of C, G and this, तो आपको निकालना है डायमेंशन ऑफ, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए कि अच्छा, आपको इन तीनों के टर्म्स में L का डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ लेंथ निकालनी है आपको इन टर्म्स ऑफ C, G एंड दिस। आइए देखते हैं तीनों क्वांटिटी का अलग अलग डायमेंशन क्या होगा। देखिए C तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, उसकी डायमेंशन हो जाएगी m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1। G जो है उसका डायमेंशन होता है m की पावर -1, L की पावर 2 और T की पावर L की पावर 3 और 2 की पावर माइनस, T की पावर -2 निकाल लेते हैं। G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, देखिए इससे निकलता है डायमेंशन G m1 m2 बाई आर स्क्वायर इज फोर्स, तो इससे G का डायमेंशन निकालेंगे तो फोर्स का हो जाएगा m1 L2 T -2, और 2L आ गया आर स्क्वायर के वजह से और m स्क्वायर आ गया 2m के वजह से, ये डायमेंशन हो जाएगा G का, तो वही लिखा है m1 L3 T -2, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाइए इस पे, इसका डायमेंशन कैसे पता करेंगे। तो देखिए ऊपर में है चार्ज स्क्वायर, नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम सब लोग जानते हैं कि चार्ज का स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर यहाँ R लिखा रहता तो ये डायमेंशन किसका होता बताइए, तब ये डायमेंशन होता एनर्जी का, होता कि नहीं होता, तब ये डायमेंशन किसका होता, एनर्जी का, ठीक है। लेकिन यहाँ R तो है नहीं, तो इसका मतलब इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो एनर्जी की डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी। इस पूरे की डायमेंशन किसके बराबर होगी, एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई लेंथ की डायमेंशन, ठीक है। तो इसके डायमेंशन को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, m1 होती है, L2 होती है, तो L2 की जगह यहाँ L3 हो जाएगी ना, एक लेंथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और साथ में T की पावर -2। एनर्जी की डायमेंशन होती है, कितनी होती है एनर्जी की डायमेंशन, m1 L2 T -2, उसमें एक L और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायमेंशन हो जाएगा इसका, ओके। अब देखिए हमारे पास तीनों के डायमेंशन, अब किसका कितना पावर लें। बेस्ट तरीका ये होगा कि आप चारों ऑप्शन जल्दी जल्दी चेक कर लीजिए, उससे सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगा। आपका m का पावर कट जाना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, इसका पावर m का 0 है, पहले वाले का क्या बोलना उसका C का में m का पावर है ही नहीं, इसमें m की पावर पॉजिटिव -1 है और इसमें m की पावर है +1,
तो ये तो भैया समझ में आ गया कि इन दोनों का पावर सेम होना चाहिए। किसका किसका पावर सेम होना चाहिए? ये जो अजीब तरह की क्वांटिटी लिखी हुई है और जी का, तो इनका पावर सेम होना चाहिए। यानी दोनों का सेम पावर होने का मतलब ये ऑप्शन हो नहीं सकता। देखो इसमें जी को नीचे बिठा दिया है ना, और बाकी तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब आ जाइए, टाइम भी कटना चाहिए। अब बताइए टाइम का पावर यहाँ पे कितना है? टाइम का पावर इस वाले में है -1, इसमें है -2 और इस वाले में भी है -2। ठीक है, देखिए तब क्या करना होगा? तो अगर इन दोनों को सेम पावर में लेते हैं तो ये -2 -2 तो -4 हो जाएगा, और -4 का अगर रूट लेंगे, देखिए अगर ये वाला ऑप्शन लेके चलते हैं तो इसमें क्या होगा? पावर में -4 आ जाएगा इन दोनों के वजह से, टी का पावर। और सी को अगर इन्वर्स भी करेंगे तो वो एक ही पावर को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, टी की पावर -1 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं बनता फिर। तो ये रूट वाले दो ऑप्शन बचते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला। अब बताइए, अगर c का स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऑलरेडी इस पूरे टर्म के अंदर t का पावर कितना है? -4 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये -2 है और यहाँ भी -2 है, और c का अगर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ भी -2 आ जाएगा। तब तो ये t को न्यूट्रलाइज कर ही नहीं पाएगा, t का वैल्यू भी 0 होना चाहिए अगर लेंथ का चाहिए तो। इसका मतलब हमें लेना होगा ये वाला आंसर। अब इससे देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने से मास तो पहले ही ख़त्म हो गया, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो t का पावर -2 देगा। उसका जब पावर हाफ लेंगे तो t का पावर -4 का पावर, t की पावर -4 थी, उसका पावर हाफ हो जाएगा t की पावर -2, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी आ जाएगा t की पावर -2। लेकिन ये नीचे है तो नीचे से ऊपर जब आएगा तो t की पावर +2 बन जाएगा। एक तो ये है, देखिए जोड़ तोड़ से कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी थोड़ा करना और प्रैक्टिस हो आपकी अच्छी, तब नहीं तो फिर सीधा रास्ता भैया। सीधा रास्ता क्या है? m0 L1 t-1 की पावर ले लीजिएगा a। दूसरा क्वांटिटी क्या था मेरे भाई? m-1 L3 t-2 का पावर ले लीजिएगा b। और तीसरा क्वांटिटी क्या है? तीसरा क्वांटिटी है m1 L3 t-2 की पावर ले लीजिएगा c, और इन तीनों को मिला के कर दीजिएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 से इक्वेट। बेसिकली t की पावर 1 से इक्वेट कीजिए, इतना कहानी लिखने का क्या मतलब है। तो ये आ जाएगा पूरा पूरा डायमेंशनली t के बराबर। अब इससे 3 इक्वेशन बनाइए। m की पावर क्या है बताइए? लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर है 0 -b + c, तो -b + c का पावर 0 होना चाहिए। लेंथ का क्या पावर? a + 3b + 3c, a + 3b + 3c, ये होना चाहिए 1। और t का पावर है -a - 2b - 2c, ये भी आना चाहिए सॉल्व करके 0। इन तीनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके फिर हम ABC की वैल्यू निकालेंगे और उस पर डाल देंगे। a c का पावर होगा, है ना, ये c का पावर है, पहला वाला c है ना, इसका पावर a लगाइएगा, इसका पावर b लगाइएगा और इसका पावर c लगाइएगा, एंड देन मूव ऑन। तो दो रास्ते हैं देखिए बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, 3 इक्वेशन बना दिया। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है हमारा वो है कि अगर आपने दोनों साइड के इक्वेशन अगर सही है, इक्वेशन लिखा हुआ, तो दोनों साइड का डायमेंशन सेम आएगा। इससे हमने ये 3 लीनियर इक्वेशन बनाए हैं। इन तीनों लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा। करेक्ट। चलिए सेव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ये है अगला क्वेश्चन। ये देखें, 2 rods A and B of different material are welded together as shown in figure. The thermal conductivities are K1 and K2. The thermal conductivity of the composite rod will be। बताइए दोनों रॉड सीरीज में है या पैरेलल में?
साफ साफ दिखता है। देखिए दोनों रॉड्स के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम है और दोनों रॉड्स में जो करंट का फ्लो होगा, जिसको हम कहते हैं हीट करंट या थर्मल करंट, वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसका मतलब दे आर इन पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन का मैं फॉर्मूला आपको दे देता हूँ। अगर ये डायग्राम अलग देता हूँ फॉर्मूला आपको, फिर वापस इस पे आएंगे। देखिए पैरेलल कनेक्शन का जो फॉर्मूला होता है के इक्विवेलेंट का, वो होता है बच्चों K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 plus A2, where A is the area of cross section. Now as you can see, both have equal area of cross section. So A will be taken common and नीचे में 2A आएगा, तो आंसर is K1 plus K2 divided by 2. So your correct answer should be answer number 4. However, अगर आपसे सीरीज पूछा ही जाता है यहाँ पे, तो अवसर मिला है तो उसको भी बता दूँ। तो देखिए जो सीरीज होता उसका डायग्राम यूं बनता, ऐसे बनता। ये T1 होता, ये T2 होता टेम्परेचर, ये K1 होता, ये K2 होता। और इस कंडीशन में आपका के इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आता वो क्या आता, सीरीज के केस में के इक्विवेलेंट ऐसे निकलेगा। इसकी लेंथ L1 ले लेना, इसकी लेंथ L2 ले लेना, तो L1 प्लस L2, ठीक है, अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2, L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। और अगर कहीं लेंथ बराबर आ जाए तो फिर वही होगा, L कट जाएगा। अगर L1 L2 इक्वल आ जाए हमारा, तो K सीरीज़ का फॉर्मूला फिर क्या आएगा, 2 अपॉन 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। तो ये सीरीज़ का फॉर्मूला है इन केस आपसे पूछा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, अ कैपेसिटर इज चार्ज बाई बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो फंडामेंटल जो होगा 12th के सिलेबस में भी है कि जब हम एक चार्ज कैपेसिटर, दो कैपेसिटर को इनफैक्ट हम कनेक्ट करते हैं प्लेट टू प्लेट, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है वो होता है हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है, ठीक है, इतना पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा। ठीक, ये मैं उस केस के लिए बता रहा हूँ जिस केस में आपके कैपेसिटर्स जो हैं उनको सेम पोलैरिटी में आप कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि दूसरा कैपेसिटर भी मेरा चार्ज है, दोनों ही कैपेसिटर चार्ज हैं, तो हम उस कंडीशन में तो दोनों का पॉजिटिव एक साथ और दोनों का नेगेटिव एक साथ ऐसे जोड़ रहे हैं। ठीक है, पहले पूरा शेयरिंग ऑफ चार्जेस मैं आपको पढ़ा दूं। इसी केस में आपसे कॉमन पोटेंशियल भी कहा जा सकता है निकालने, कि इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। ठीक है, अगर ये कैपेसिटर ऑपोजिट पोलैरिटी में लगे होते, इफ कनेक्टेड इन ऑपोजिट पोलैरिटी, कनेक्टेड इन ऑपोजिट पोलैरिटी, तो याद रखिए रिप्लेस V2 विथ माइनस V2। कुछ नहीं करना है, जहां जहां आपने V2 लिखा है वहां माइनस V2 लिख दीजिए। मतलब ये जो साइन है यहाँ बन जाएगा प्लस और ये जो साइन है यहाँ बन जाएगा माइनस। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, क्लियर। और अगर सेकंड कैपेसिटर अनचार्ज्ड हो, इफ सेकंड कैपेसिटर इज नॉट चार्ज्ड, बेटा अगर चार्ज नहीं हो तो V2 को 0 पुट कर दो।
अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन पे फटाफट। व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ कैपेसिटर? ऑब्वियसली इट इज हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, द बैटरी इज रिमूव्ड and another identical charge capacitor is connected in parallel. Another uncharged capacitor is connected in parallel. Okay, तो दूसरे कैपेसिटर को लेके आएंगे तो आइए डेल्टा यू लॉस्ट निकाल लें हम लोग। डेल्टा यू लॉस्ट आइडेंटिकल कैपेसिटर, तो हाफ सी इंटू सी बाई सी प्लस सी, यानी सी बाई टू आ जाएगा। करेक्ट, सी वन सी टू बाई सी वन प्लस सी टू की वैल्यू आ जाएगी। ऊपर में भी सी, सी इंटू सी सी स्क्वायर, नीचे में 2c एंड वी स्क्वायर। सो व्हाट इज द आंसर? इट इज सी वी स्क्वायर बाई 4। दिस मच एनर्जी इज लॉस्ट। ठीक है, सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी जो कि बच गया? हमसे पूछ क्या रहा है? टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम। तो इतना अगर निकल जाएगा तो बचेगा कितना? सी वी स्क्वायर बाई 4 बचेगा, हाफ ही बचेगा ना। सो व्हाट इज डेल्टा यू रिमेन? डेल्टा यू फाइनल की वैल्यू क्या होगी? इनिशियल में से लॉस्ट माइनस कर दो भाई। ठीक है, इनिशियल में से डेल्टा यू जो लॉस हुआ उसको माइनस कर दे तो आपको मिल जाएगा यू फाइनल। तो ये आएगा सी वी स्क्वायर बाई 4, जैसा कि साफ साफ क्वेश्चन में दिख रहा है। तो अगर ये सी वी स्क्वायर बाई 4 आ गया तो इसका मतलब हमारी एनर्जी डिक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ 2 हो जाएगी। हाउएवर, इसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं क्वेश्चन को। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो भाई, पहले हमारी एनर्जी है क्यू स्क्वायर बाई 2c, सही है, अगर क्यू के टर्म्स में लिखे तो। बाद में चूंकि आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया है तो बैटरी डिस्कनेक्ट करने के हालत में क्यू तो सेम रह जाएगा। अगर चार्ज एंड डिस्कनेक्टेड है तो क्यू सेम रह जाएगा। और कैपेसिटर आपने एक और पैरेलल में डाल दिया तो सी का जो नया वैल्यू होगा वो 2c हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, चार्ज सेम रह जाएगा, कैपेसिटर हो जाएगा 2 गुना, तो एनर्जी हो जाएगी आधी गुनी, पहले के आधी। सही है, तो इससे भी आप कर सकते हैं। U डिवाइडेड बाई यू न्यू इज इक्वल टू सी न्यू डिवाइडेड बाई सी, इससे निकाल सकते हैं। तो 2 रास्ते हैं इसको करने के। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा? इन अ कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट। कलेक्टर के अक्रॉस वोल्टेज दे रहा है 3 वोल्ट। ठीक है, द रेजिस्टेंस द कलेक्टर इज 3 ओम। कॉमन एमीटर में कलेक्टर आउटपुट होता है। आउटपुट होने का मतलब ये हो गया हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस RO। इफ द करंट गेन इज 100 यानी बीटा, बीटा भी दे दिया, एंड द बेस रेजिस्टेंस, बेस रेजिस्टेंस का मतलब इनपुट रेजिस्टेंस हो गया। कॉमन एमीटर में बेस होता है इनपुट। द वोल्टेज एंड पावर गेन, वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाट इज द वोल्टेज गेन? फॉर्मूला फॉर वोल्टेज गेन इज I output into R output by I input into R input, and I output by I input, यानी ये टर्म जो है इस टर्म को अपन कहते हैं बीटा, करंट एम्पलीफिकेशन, इंटू RO बाई RI कर दीजिए तो देखिए आपको वोल्टेज एम्पलीफिकेशन मिल जाएगा। पावर एम्पलीफिकेशन इसी तरह से सेम फंडा लगेगा, करंट वाला एम्पलीफिकेशन का वहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। सो इट इज़ बीटा स्क्वायर इंटू RO बाई RI। तो आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कर ले में और बस आपका जो है आंसर, इसको सफाई से लिख देता हूँ ज़रा। सो दिस इज I आउटपुट बाई I इनपुट इंटू RO बाई RI। दे देखते हैं तो बीटा की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? बीटा की वैल्यू दे दी गई है हमको हुजूर 100। एंड व्हाट इज RO बाई RI? 3 किलो ओम बाई 2 किलो ओम। इट्स वेरी सिंपल। सो दिस इज 1.5, 3 बाई 2 तो आ जाएगा 150। और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 2 3 4 बीटा का स्क्वायर, और फिर से एक बार आ जाएगा 3 बाई 2, तो 1.5 इंटू 10,000 तो 15,000। ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये देखिए 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस दिखाए गए हैं और इनको करेक्ट मैच करना है। तो ये मैच करते हैं। देखिए सबसे पहला जो आपको दिख रहा है 1, इसमें देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, सही है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो ये जो 1 हो गया ये हमारा हो गया, कौन सा हो गया 1, प्रोसेस नंबर 1 जो हो गया अपना, या प्रोसेस नंबर 1 इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक। अब आइए प्रोसेस नंबर 4 पे आइए पहले। ये देखिए 4, इसमें बेटा प्रेशर कांस्टेंट है, तो फोर्थ वाला जो होगा वो हो गया आइसोबारिक। अब हमें चुनाव करना है 2 और 3 में। इसमें एक आइसोथर्मल है, एक एडियाबैटिक। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑप्शन कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बिना इक्वेशन देखे तो पहचानना मुश्किल है, लेकिन इन्हीं दो में चॉइस है। तो देखिए दोनों अगर एक पॉइंट से शुरू करें तो आइसोथर्मल का जो dp/dv होगा, थोड़ी ज्ञान की बात ये है कि आइसोथर्मल का इक्वेशन, एडियाबैटिक का इक्वेशन पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इससे अगर आप dp/dv यानी स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ निकालोगे तो माइनस गामा p/v आएगा। ये आएगा एडियाबैटिक के अंदर। और अगर आप बात करते हो आइसोथर्मल प्रोसेस की, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो उसके अंदर पीवी कांस्टेंट होता है, और अगर पीवी कांस्टेंट होता है तो dp/dv की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस p/v, करके देख लीजिए। यानी एडियाबैटिक का स्लोप गामा टाइम्स होगा, और गामा हमेशा 1 से बड़ा होता है, ठीक है। एडियाबैटिक का जो स्लोप है वो आइसोथर्मल के स्लोप के गामा टाइम्स होगा, और गामा जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि एडियाबैटिक का जो स्लोप होगा वो ज़्यादा होगा आइसोथर्मल के कंपैरिजन में। तो बताइए जो 2 ग्राफ आपको यहाँ दिख रहे हैं, इसमें से किसका स्लोप ज़्यादा है? ऑब्वियसली इसका स्लोप ज़्यादा है। देखिए तो आपका जो सेकंड प्रोसेस है वो हो गया ज़्यादा स्लोप होने की वजह से एडियाबैटिक यानी आइसोएंट्रोपिक। और अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट वाले पे। तो लास्ट वाला जो है हमारा एक ये बचा, तो इसको आप फिर डाल सकते हैं आइसोथर्मल की कैटेगरी में। तो थर्ड वाला जो होगा दैट विल बी आइसोथर्मल। अब इसी के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन मैच करेंगे। सो PQRS, P इज प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 की मैचिंग क्या होगी? प्रोसेस 1 वाज आइसोकोरिक, तो प्रोसेस 1 P इज C। मैंने ऑप्शन ही काट दिया, कोई बात नहीं। Q प्रोसेस है प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 है एडियाबैटिक, Q का मैचिंग होगा A के साथ, ठीक है। और R है प्रोसेस 3, प्रोसेस 3 है हमारा आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब D। यार ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, जो करेक्ट ऑप्शन था वो तो अपने ले ही लिया। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। अब अगला क्वेश्चन। सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज -E एंड अनदर इज +E प्लस डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई, ठीक है। इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स between two hydrogen atom placed at a distance d, which is much greater than the atomic size obviously, apart is 0, then delta E is of the order of, given the mass of hydrogen is this much and so on. देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E लेना है और प्रोटॉन का चार्ज जो लेना है वो लेना है E प्लस डेल्टा ई। तो इसका मतलब अगर आप एक एटम लेते हैं तो
तो एटम एज ए होल जो न्यूट्रल हुआ करता था अब वो न्यूट्रल नहीं रह गया, उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज आ गया एटम के ऊपर डेल्टा ई का। तो दो हाइड्रोजन एटम जो होंगे उन दोनों हाइड्रोजन एटम को जो आपने रखा है डी डिस्टेंस पे, इन दोनों के ऊपर डेल्टा ई के बराबर चार्ज होगा। और ये चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन आएगा वो इसके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का मुकाबला करना चाहिए, तो आपको डेल्टा ई का ऑर्डर निकालना। ठीक है, तो आइए यहाँ पे जो जगह है नहीं, यहाँ पे करते हैं इसको। सो electrostatic force here must balance the gravitational force. Now what is electrostatic force? It is 9 into 10 to the power 9 into delta E ka square divided by distance square. Gravitational force is 6.67 into 10 to the power minus 11 into mass square divided by d square. Now this d square will get cancelled. अब देखिए यहाँ रणनीति जो है वो क्या है उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको डेल्टा ई निकालना है। ओके, तो देखिए मैं क्या करूँगा, जो हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ठीक है, यहीं शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 6.67 को लिखूंगा 20/3 इंटू 10 की पावर माइनस 11, और बेटा इस 1.67 को मैं लिखूंगा 5/3। ठीक है, 5/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg था ये, इसका हम करेंगे स्क्वायर, और 9 इंटू 10 टू द पावर 9 से ऑब्वियसली मैं डिवाइड करूंगा, और फिर मैं इसका रूट लूंगा, तो मुझे डेल्टा ई का ऑर्डर मिलेगा। ये काम देखिए हमें करना है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है और केवल ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं। तो 10 की पावर्स गिनिए पहले, 27 kg। ठीक है, 10 की पावर गिनिए पहले, 10 की पावर कितनी हुई, तो देखिए यहां पे हो गया 10 की पावर 10 की पावर माइनस 11 और माइनस 54, माइनस 54, माइनस 54 एंड माइनस 11 माइनस 65, माइनस 65 माइनस 9, माइनस 65 माइनस 9 इज 10 की पावर माइनस 74। एम आई करेक्ट? ठीक है ना, 27 2 जा 54, 54 माइनस 11 is minus 65, minus 65 minus 9 again. Okay, then coming to this 20 into 5 square. So 20 into 5 square, that is 25 multiplied by 20. So कितना आ जाएगा ये, 25 इंटू 20 इज इक्वल टू 500। ठीक है, सो इट इज 500, तो 500 में 2 0 और चला गया, तो यहाँ केवल लिखो 5, और नीचे में आ जाएगा एक 9, और यहाँ से एक 9 और यहाँ से एक 3, और 10 टू पावर 2 और दे दो यहाँ पे। अभी इसका रूट लेना बाकी है हमारा। तो सबसे पहले 10 टू पावर माइनस 72 का जो रूट आएगा वो 10 टू पावर माइनस 36 आएगा, और एक 9 बाहर निकलेगा। 5/3 का ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है, 5/3 का ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये तो 1 के ऑर्डर में ही रहेगा। तो मेरा जो नियरेस्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है, ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो 10 की पावर माइनस 37, अगर ये आंसर में है तो सही है। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, 10 टू द पावर माइनस 37। बाकी कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो सकती हैं, तो उसको ज़रा देख लीजिएगा, लेकिन मुझे जो लग रहा है अभी उसमें तो यही आंसर दिख रहा है मुझे।
Question number 10 done. Question number 11. The resistance of a wire is R ohm. If it is melted and stretched into n times the original length, the new resistance will be. देखिए अगर आप किसी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं, किसी रेजिस्टेंस को, मतलब आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखी है. अभी रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए. अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं और केवल लेंथ के रूप में इसको लिखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे एल से मल्टीप्लाई कर देवें. इस पूरी चीज़ को आप लिख सकते हैं वॉल्यूम. स्ट्रेच्ड या कंप्रेस के केस में वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है. तो फ़ायदा ये हो गया कि अब आपके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया R रो इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये प्रोपोर्शनल होगा एल स्क्वायर के. सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यहाँ ऐसे बना देते हैं, सिंस वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट R इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर. हाँ भैया कितना टाइम्स कर दिया, n टाइम्स, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स. क्लियर. तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम का केस हो तो केवल R से आपका लेंथ से आपका काम चल जाएगा, वो L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज 12? देखिए पूछ रहा है गेट कौन सा है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है. अगर हम बात करें इसकी तो ये है एक नॉर गेट. अब अगर सिंबल नहीं पता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें. गेट, लॉजिक गेट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर. तो ये नॉर गेट है, और ये जो बना हुआ भाई साहब, ये बना हुआ है नॉट, जिसको बनाया गया है नॉर से. ठीक है. सो इट इज़ बेसिकली अ नॉर गेट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ नॉर गेट, नॉट गेट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ नॉर गेट. तो जाहिर सी बात है कि ये तीसरा वाला वापस नॉट गेट है. तो आपने 2 बार इन्वर्टर लगा दिया. तो अगर आपने 2 बार इन्वर्टर लगा दिया भैया, तो जो पहला इनपुट है वही रह जाएगा, फिर तो रह जाएगा ना. कहने का मतलब ये है सर कि यहां से जो आउटपुट आएगा y, वो यहां जाके बन जाएगा y डैश या y बार, और यहाँ आके वापस वो बन जाएगा y बार का बार, यानी वापस y. तो नॉर गेट का जो आउटपुट होता है वही आंसर आ जाएगा. तो आंसर होगा नॉर गेट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम with heavy water at a temperature T. तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पिछली क्लास में भी डिस्कस हुआ था या उससे पहली क्लास में, और डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h बाई पी. पी माने वेवलेंथ, mv. ठीक है. यहाँ पे अगर हम इसको एनर्जी के टर्म्स में लिखें तो इसी p को हम लिख सकते हैं √2 इंटू m इंटू k, where k stands for kinetic energy, and we have learnt that kinetic energy is p square by 2m. ठीक है. तो इससे हमने काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू डाल दिया. अब न्यूट्रॉन के केस में, थर्मल न्यूट्रॉन के केस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये होती है 3/2 kT. ये स्मॉल k है, and that k is Boltzmann constant. That k is what? Boltzmann constant. So this is the correct answer. सही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. Which one of the following represents forward bias diode? Which one of the following represents a forward bias diode? तो फॉरवर्ड बायस डायोड कौन सा होगा इसमें, ये पूछना है. देखिए फॉरवर्ड बायस डायोड में याद रखिए सबसे पहले तो ये पी टाइप है और ये एन टाइप होता है. डायोड के अंदर जो ट्रायंगल है वो पी टाइप होता है. तो पी टाइप का वोल्टेज हायर होना चाहिए एन टाइप से. ठीक है. फॉरवर्ड बायस का मतलब ये हुआ कि ये होना चाहिए हाई वोल्टेज, ये होना चाहिए हायर वोल्टेज पे, और ये होना चाहिए लोअर वोल्टेज पे. तो चुन लीजिए, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 15. A long solenoid of diameter this much has this much turns per meter. At the center of the solenoid, a coil of 100 turns and radius 0.01 meter is placed with its axis coinciding with the solenoid axis. Solenoid के कोर में coil रखा हुआ है.
The current in the solenoid reduces at a constant rate to 0 from 4 ampere in 0.05 seconds. If the resistance of the coil is this much, then the total charge flowing through the coil during this time is. आइए तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग वापस। तो देखिए हमें चार्ज फ्लोइंग थ्रू कॉइल निकालना है। पहले सेटअप क्या समझिए। सेटअप ये है कि ये आपका बड़ा वाला सोलेनॉइड है, ठीक है, और सोलेनॉइड के अंदर रखा हुआ है एक कॉइल। अब वो कॉइल सोलेनॉइड है कि क्या आई डोंट नो, किसी भी शेप में हो सकता है सर्कुलर हो, ठीक है, और आप सोलेनॉइड के करंट को, हाँ, प्राइमरी करंट को चेंज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी। मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो ये जो सेकेंडरी कॉइल अंदर पड़ा हुआ है, इस सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स बदलेगा और उसके अंदर एक ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। तो एक इंड्यूस्ड करंट भी आएगा तो चार्ज भी फ्लो करेगा। नाउ द ईएमएफ इंड्यूस्ड का एवरेज वैल्यू जो होता है वो होता है कितना, वो होता है n इंटू phi2 minus phi1 divided by total time in which this change of flux is made. We give here mode because we are finding the magnitude, and in case I want to find induced current, then I have to divide this with R, correct? So this is the expression for induced current in a circuit, right, in the secondary coil. Now what about phi? फ्लक्स किसके वजह से बन रहा है? तो एक तो एरिया हमें सेकेंडरी का चाहिए इसमें, और मैग्नेटिक फील्ड हमें प्राइमरी की चाहिए। तो प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड का फाइनल वैल्यू BP2 माइनस BP1 करना पड़ेगा हमें। अभी प्राइमरी कॉइल कौन सा है? प्राइमरी कॉइल है हमारा सोलेनॉइड। तो भैया सोलेनॉइड जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, हाँ, उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बताइए? उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई I2 माइनस I1 कर दीजिए। यहाँ पे मोड तो ऑब्वियसली दीजिएगा। और मैं निकालना चाहता हूँ चार्ज, तो मैं क्या करूँगा, मैं करंट इंड्यूस्ड को मल्टीप्लाई करूँगा टाइम से। तो जब मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो नीचे में टी यहाँ पड़ा हुआ है वो टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये एक्सप्रेशन आ रहा है। अब आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए खाली। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल? 100। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेकेंडरी कॉइल? सो इट इज पाई इंटू 0.01 मीन्स 1/100 का स्क्वायर। म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, and n number of turns per unit length of the original solenoid. So it is 2 into 10 की power 4 turns per meter. And what is the difference of current? Difference of current is 0 to 4, means magnitude is 4. यही कैलकुलेट करना है हमें, और रेजिस्टेंस से डिवाइड भी करना है सर। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 10 पाई स्क्वायर। तो देखिए ये है पूरी कैलकुलेशन। ये लास्ट वाला उम्मीद दिख रहा होगा। I1 माइनस I2 का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज 4, ठीक है। तब इसको कैलकुलेट कर ले, में हो जाएगा आंसर। आइए थोड़ी मदद कर दे आपकी जल्दी से करने के लिए। तो देखिए पाई और ये पाई स्क्वायर कट जाएगा। अब तो यार कुछ बचा ही नहीं इसमें है। यहाँ है 4 और यहाँ है 2 और यहाँ है 4, तो 16 चौके 32 वाला आंसर होना चाहिए। अच्छा 32 माइक्रो भी है, 32 पाई माइक्रो, पाई रहेगा नहीं, ये पाई नहीं आएगा कहीं पर। 10 टू पावर -6 केवल काउंट कर लेते हैं। देखिए 100 से 100 कट गया, 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -7, 10 टू पावर -9, 10 टू पावर 4, 10 टू पावर -5, 10 टू पावर -1, 10 टू पावर -6 माइक्रो होगा। सो दिस आंसर इज करेक्ट आंसर, माइक्रो होगा। 32 माइक्रो कूलम, सॉरी 32 माइक्रो कूलम आंसर होगा, पाई नहीं होगा। तो ये हमारा सही जवाब। बाकी 16 वाला तो देखने का कोई मतलब ही नहीं है। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो वी हैव डन अप टू 15 क्वेश्चंस
करने को तो और भी कर सकते हैं, बट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा अब इस वीडियो में, और वीडियो हो जाएगा लंबा, तो इसको आज यहीं तक छोड़ते हैं। और कोशिश करूँगा कि अब कोई फ़ायदा वैसे है नहीं कोशिश करके, क्योंकि एग्ज़ाम तो अब इतना नज़दीक है कि अगला वीडियो आ नहीं पाएगा उससे पहले। तो चलिए, हमने कुल मिला के 2.5 पेपर डिस्कस किया। 2019 के पेपर डिस्कस किए, 2018 का किया, 2017 का किया। अब आप जाइए और बहुत ठंडे दिमाग से अपने एग्ज़ाम्स दीजिए, और एक दिन है आपके पास, उसमें इन्हीं जो वीडियोस मैंने भेजे हैं इनको देखिए फिज़िक्स में, इससे रिव्यू हो जाएगा टॉपिक। और एग्ज़ाम से पहले वाली रात में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी सोएं, टाइम पे उठें, ठीक है, और प्रॉपर अपना जो नियम कानून है उसके हिसाब से जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में लेके जाना है वो साथ में लेकर जाएं, और बिल्कुल पीसफुली कामली अपने एग्ज़ाम को परफॉर्म करो। आउटकम से बिल्कुल कोई भी आउटकम के बारे में नहीं सोचना है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी ज़िंदगी पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम, गिव इट लाइक एग्ज़ाम, ठीक है। पूरा पेशेंस रखते हुए जाइए और एग्ज़ाम दीजिए, और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, ऐसे पढ़िए कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ के उसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले वो क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लीजिए जो वन शॉट आपसे बन जाए, देख के टिक कर पाओ या थोड़ा सा कैलकुलेशन करके टिक कर पाओ। जो मुश्किल क्वेश्चन उसको सेकंड राउंड में करो, और जो 75% से ज़्यादा जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं हो, यानी आप मतलब 60-65%, 70% आप श्योर हैं, बट 30-40% आपको लगता है कि नहीं ये गलत भी हो सकता है, वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो। नेगेटिव बचाओ, नेगेटिव बचाओगे तो अपने आप मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। तुक्केबाजी, स्पेशली फिजिक्स में तुक्केबाजी नहीं चलती। तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठंडे दिमाग से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको सब टॉपिक का आइडिया हो जाएगा। चैप्टर देखिए कौन से चैप्टर के क्वेश्चन है, तो याद करने की कोशिश कीजिए किस सब टॉपिक का क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, तो आप इजीली उसको बना पाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। जाइए और अच्छा करके आइए, एंड डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट्स। ओके, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी फॉर NEET 2020. Thank you so much.